हाँ, तो हम आज पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे अपन शॉर्ट में ECS भी कहते हैं। कल हमने डिस्कस किया था, उसमें अपन ने देखा कि SHE क्या है। SHE जिसे अपन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह रहे थे, उसका अपन ने उसको वो क्या उपकरण होता है, वो अपने एक आपका इलेक्ट्रोड है जिसका हमें विभव अपने स्वेच्छा से 0 मान लिया गया है, और इसकी हेल्प से हमने बारी बारी से सभी इलेक्ट्रोड लेके आए, ले उससे जोड़े और लवण से जोड़ दिया, और हमने सबके उसके विभव के मान ज्ञात कर लिए। अर्थात SHE एक ऐसा उपकरण है, ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम अन्य किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड को ज्ञात करते हैं। अब इनके जो सभी इलेक्ट्रोडों के विभव हमने ज्ञात कर लिए, और उनके जो मान प्राप्त हुए हमें मान प्राप्त हुए, उन मानों को हमने घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए यहाँ पर मैं लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम से लेकर पूरे सभी इलेक्ट्रोड लेकर चेक कर लिए। उन सभी इलेक्ट्रोडों में देखा कि इनके जैसे माइनस सबसे अधिकतम नेगेटिव मान है वो लिथियम का है, और फिर सबसे जो पॉजिटिव मान जो है फ्लोरीन का है, वो कितना है 2.87। ये सभी जो मान है वो आपके मानक अपचय विभव क्या है, मानक अपचय विभव के मान है। ठीक है, अब देखो इसको याद करने का तरीका भी है, शॉर्ट में आपने देखा है। देखो लिथियम को लड़की से डिनोट कर दिया, लड़की के फादर से लड़के वालों की तरफ से एक डिमांड थी, और डिमांड क्या थी, लड़की के बाप से काका ने मांगा, जो काका मीडिएटर था उससे क्या डिमांड करी, लड़की के बाप से काका ने मांगा, क्या मांगा, अलमारी, फिर मनी, पैसा, फिर जमीन, कार, फ्रिज, CD प्लेयर, कूलर। नहीं सुने पुकार हमारी, सुन कुत्ते इधर फिर होगी आज बुरी पिटाई, कल आऊंगा फिर। ये क्रम है, इस क्रम को ध्यान रखेंगे तो हम ये सब पता लगा लेंगे कि किसका जो मानक अपचय में वो ज्यादा नेगेटिव है, किसका कम नेगेटिव है, या किसका पॉजिटिव है, और क्या मान है। इस के क्या यूज है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अब तो आप सभी देख लीजिए, हमें जो मान तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने जो मान याद रखने हैं वो मान ये पता होना चाहिए सबसे अधिक नेगेटिव किसका है, वो है लिथियम का, वो है माइनस में 3.05 वोल्ट है। ठीक है, जिंक का ध्यान रखना अपने को, माइनस में 0.76 वोल्ट है। ठीक है, हाइड्रोजन का है वो 0.0 स्वेच्छा 0 मान लिया गया था, SHE वाली बात ही है। ठीक है, इसके बाद में कॉपर का है, उसका है 0.34 वोल्ट है। ठीक है, और फ्लोरीन का है वो आपके 2.87 वोल्ट है, जो पॉजिटिव अधिकतम है। देखिए अब यहाँ पर इस श्रेणी की विशेषता है कि किसी भी ये सभी इलेक्ट्रोड के सब लिथियम जिस धातु को अपन ले रहे हैं, जिसका विभव ज्ञात कर रहे हैं, उस धातु की छड़ को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो इन सभी इलेक्ट्रोड विभव अपन ज्ञात कर ली, ये सब अपन ज्ञात कर लिया, अपन ये मान प्राप्त हुआ है। एक बात और ध्यान देने वाली है, ये सब जो मान है हमें सब इलेक्ट्रॉन के जुड़ने मतलब अपचयन, तो सब इलेक्ट्रॉन जुड़ना क्या होता है, अपचयन होता है। तो सबके मान है वो अपचयन विभव के आधार पर ज्ञात किए गए हैं। ठीक है, अब सुनो, अब इसमें अगली बात ये आती है आपके कि ये जो लिथियम से अपन यहां चल रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव जितना अधिक नेगेटिव होगा, जितना अधिक क्या होगा, नेगेटिव होगा, उस इलेक्ट्रोड के द्वारा ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी, या मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी, या उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे अधिक नेगेटिव मान किसका आ रहा है, लिथियम का आ रहा है। तो लिथियम धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे क्या होती है, कम होती है, अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। और फ्लोरीन है, उसकी आपके मानक अपचयन विभव मान है आपके पॉजिटिव में है। पॉजिटिव मतलब क्या हुआ कि इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के जो आपके त्यागने की प्रवृत्ति सबसे कम और ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे कम किसकी होगी, आपके लिथियम की। त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा किसकी होगी, लिथियम की। सबसे कम किसकी होगी, फ्लोरीन की। ये बात ध्यान रखें। ठीक है, हाइड्रोजन का 0 है। अब इसके क्या क्या यूज है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, SHE है जो अपन हम देख लिया, इसके मान -3.05 है, जिंक का -0.76 है, इसका 0 है, अधिकतम जो मान है वो 2.87 है। ठीक है, अब इसके क्या यूज, इसके क्या उपयोगिता क्या है। ठीक है, उपयोगिता
तो इसके क्या यूज को देखते हैं। इसमें सबसे पहले बात तो यह है कि है ना कि जिस इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन युग्म जितना अधिक नेगेटिव होगा उसके इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी, अथवा मैं कहूंगी उस धातु के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी या उस धातु की सक्रियता अधिक होगी। तो पहली बात तो इससे यह हुआ पता चला कि हम धातु की सक्रियता के बारे में बता सकते हैं, धातु की सक्रियता के बारे में बता सकते हैं, सक्रियता अलग किसकी होगी या कम किसकी होगी इसके बारे में बता सकते हैं। जैसे मान लो ये लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम, जैसे मान लो मैंने ले लिया लिथियम ले लिया, एक पोटेशियम ले लिया, एक जिंक ले लिया, एक आपके में ले लिया है कॉपर ले लिया, एक Au ले लिया, ठीक है। ये धातुएं हैं, इनमें इनकी क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम व्यवस्थित कीजिए तो अपने को पता है लड़की, फिर ये के, फिर ये जमीन है ना, फिर ये आपके कुत्ते वाला और फिर ये और है, मतलब और का अपन ने क्या बोला था आऊंगा, ठीक है। ये है तो इसमें अधिक नेगेटिव किसका आ रहा है, लिथियम का आ रहा है, तो लिथियम धातु अधिक क्रियाशील है, ठीक है। तो ये क्रम क्या बनेगा, सबसे अधिक जो आपके मोल रिएक्टिविटी होगी वो किसकी होगी, लिथियम की हाई रिएक्टिविटी होगी पोटेशियम तुलना में, फिर जिंक, और ये क्रम बनेगा, ठीक है। तो पहला हम धातु की सक्रियता के बारे में बता सकते हैं कि कौन सी धातु होगी वो अधिक सक्रिय होगी। सेकंड चीज क्या है इसके, इससे हम धातु की सक्रियता के अलावा अपन ऐसा बता सकते हैं कि कौन सी विक्रिया संभव होगी या कौन सी विक्रिया संभव नहीं होगी उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मैंने ले लिया है कॉपर सल्फेट, क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया है जो कि आपके होता है नीले रंग का होता है, जिसे बोलते हैं अपन नीलत होता, क्या बोलते हैं, नीलत होता बोलते हैं। ये आपका कॉपर सल्फेट है जो नीले रंग का है, ठीक है। यदि मैंने इसको जिंक के पात्र में, किसके पात्र में, जिंक के पात्र में डाल दिया है तो ऐसे केस में तो क्या होगा, एक रिएक्शन ये है। और ये दूसरी रिएक्शन अगर मैं ये बात करूं, जैसे मान लीजिए कि बात करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये आपको बन जाएगा ZnSO4, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा Cu। एक रिएक्शन और बात करते हैं, मैं यदि मैं Cu ले लेता हूँ और ZnSO4 लेता हूँ तो ये रिएक्शन संभव नहीं होती, ऐसा क्यों होता है, बात करते हैं, देखिएगा। यदि मैंने जिंक सल्फेट का विलयन जो कि आपको होता है रंगहीन, कैसा होता है, रंगहीन होता है, उसको यदि मैंने तांबे के पात्र में डाल दिया है और यहाँ पर मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है वो नीले रंग का होता है, यदि मैंने उसको जिंक के पात्र में डाल दिया है तो क्या होगा। अब देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर जिंक है। अच्छा, जिंक का जो मानक अपचयन वो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, माइनस में 0.76 वोल्ट होता है। और कॉपर का कितना है, कॉपर का आपका प्लस में 0.34 वोल्ट है। अधिक नेगेटिव किसका है, जिंक का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका जितना अधिक नेगेटिव होता है उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होती है, उसकी सक्रियता उतनी ज्यादा होती है। जिस धातु की सक्रियता जितनी ज्यादा होगी उस वह धातु क्या करेगी, अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण में से उसको विस्थापित कर देती है, इसलिए क्या बन जाएगा, ZnSO4, क्या बन जाएगा, ZnSO4। और ये विलयन कैसा हो जाता है, रंगहीन, कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। सवाल बनता है, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि क्या होता है जब आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को डाला जाता है। तो अपन आंसर में क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है जो कि नीले रंग का होता है, उसमें उसे जिंक के पात्र में डाल देने पर उसका जो नीला रंग है वो आपका गायब हो जाता है, क्योंकि जिंक का मानक अपचयन विभव होता है वो आपका कॉपर की तुलना में अधिक ऋणात्मक होता है, और जिसका अधिक ऋणात्मक होता है उस धातु की सक्रियता उतनी ही ज्यादा होती है। क्योंकि इसे स्पष्ट हो गया कि जिंक धातु सक्रियता ज्यादा है। अब जिंक धातु अधिक सक्रिय होने के कारण ये अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण मतलब कॉपर सल्फेट में से कॉपर के उसको विस्थापित कर देती है, इस प्रकार ZnSO4 बनता है, ठीक है। इसका सवाल ऐसे भी बनता है, क्या जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं रख सकते, क्यों रखेंगे तो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका ये भी आता है, कॉपर प्लस ZnSO4 क्या ये रिएक्शन संभव है, तो नहीं है। इससे कथन अगर कार्य स्पष्ट कीजिए तो ये भी होता है। तो इसमें ये बोलेंगे कॉपर है उसका क्या है, आपका मानक अपचयन वो कैसा है, पॉजिटिव है, और जिंक का कैसा है, नेगेटिव है। तो ये कम क्रियाशील हुई, तो कम क्रियाशील अपने से अधिक क्रियाशील को नहीं हटा पाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मान लीजिए कोई खिलाड़ी है अभी जो भी नया आया है उतना और वो आपके विराट कोहली को सब्स्टिट्यूट करना चाहे, उसको हटाना चाहे तो संभव नहीं होगा, क्योंकि विराट कोहली है वो क्या अधिक
आपके आपके अधिक क्रियाशील है और टीम में जुड़ा हुआ है, कोई नया खिलाड़ी आता है उसको हटा नहीं पाएगा, ठीक है। और वही आपका यदि कम क्रियाशील जुड़ा हुआ है और अधिक क्रियाशील टैलेंट वाला आ गया प्लेयर आ गया तो उसको हटा के वो जुड़ जाएगा टीम में, ठीक है। ये कांसेप्ट है, आप समझ गए होंगे इस चीज को, ठीक है। ये हुआ आपके विद्युत रासायनिक श्रेणी। एक चीज और भी है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा एक और इसका एडवांटेज है, क्या है इसका, इस चीज का क्या उपयोग है, क्या यूज, कहाँ यूज होता है। तीसरी बात होती है कि अपन यदि मान लीजिए हाइड्रोजन से, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यदि हाइड्रोजन जो हेलो हाइड्रोजन के अम्ल होते हैं, जैसा मान लो मैंने कह दिया एस्ट्रोसोफोर है, यदि उसमें मैं आपके इन हाइड्रोजन से ऊपर कोई भी धातु है यदि उसमें मिला देता हूं तो विस्थापन अभिक्रिया के माध्यम से, जैसे मान लो मैं ले लिया जड़न, क्या ले लिया, जड़न ले लिया, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा या सुना होगा कि अम्लों की क्रिया जब धातुओं से होती है तो आपके हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जिसका आपने आपके कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन के बनाने विधियों में विधि पढ़ी होगी आपने। तो जैसे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कितना है, मानक ऑप्शन में वो 0 है और जी का कितना है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला अधिक्रियाशील है तो इसको हटा देगा और ये जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, ZnSO4 बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, H2 गैस मुक्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे और भी अम्ल है, जैसे आपके HCl वगैरह है, इन अम्लों की इन सक्रिय धातुओं से क्रिया कराएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, सक्रिय धातु से क्रिया कराएंगे तो ऐसे केस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। ये आपका इसी इसका यूज हो गया, इसी इसका